देखो, अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पी ब्लॉक में पढ़ा था वो बेसिकली एटॉमिक रेडियस और साथ ही साथ में आप लोगों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ लिया था। डन। तो अभी हम लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक और एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक से थोड़ी सी आगे की बातचीत करनी है। तो आगे की बातचीत में दो टॉपिक्स लाई करते हैं। एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक, जिसे कई किताबों में आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी लिखा रहता है। बोथ हैव द सेम मीनिंग। और उसके अलावा एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इस नाम से भी कई बार बुक में लिखा मिलेगा, या फिर इसका एक और नाम होता है दैट इज़ आप लोगों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों में से जो नाम आपको पसंद है आप वो यूज़ करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। तो अब जैसे हम लोगों की बातचीत हो गई कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आज का हमारा टारगेट है, हमें ये फलाना फलाना चीज़ें पढ़नी है। अब एक सिंपल सी बातचीत है कि आखिर ये होता क्या है, ये आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये होता क्या है। तो ये सारी कहानी आप ऑलरेडी छोटे क्लासेस में पढ़ते हो। छोटे क्लासेस इन द सेंस जब आप 11th में होते हो, पीरियोडिसिटी नामक चैप्टर पढ़ते हो, तब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हो। अभी राइट नाउ हम इस टॉपिक पर क्या डिस्कशन करें। राइट नाउ हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है। अदरवाइज फॉर डिटेल यू कैन स्टडी 11th क्लास बुक्स, 11th क्लास के नोट्स पढ़ सकते हो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी के मीनिंग की बात करूं, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। जो भी एटम का आउटर मोस्ट शेल है, उस आउटर मोस्ट शेल से जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, ठीक है, बराबर, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आयनाइजेशन कहते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाह रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। अगर मान लेते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा है, मैं चाहती हूँ कि उस बॉक्स को मैं उसकी जगह से हटा दूँ, तो मुझे धक्का मारना पड़ेगा, तभी तो बॉक्स खिसक के दूसरी जगह पर जाएगा। इट मीन्स आई हैव टू सप्लाई एनर्जी, है ना, मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो सिमिलरली अगर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी भी एटम के पास उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उस आउटर मोस्ट शेल में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती हूँ, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली प्रोसेस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। और उस प्रोसेस में जो एनर्जी मैं दूंगी, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा डेप्थ में इसके मीनिंग को नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि 11th में समझाया हुआ है ना इसका मीनिंग। मैं लगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दे दूंगी कि कहाँ पे ये सारे टॉपिक्स 11th में सिखाए गए थे, उससे तुम डेफिनेटली सीख सकते हो। बट अभी अगर मैं वापस से 11th की पूरी कहानी रिपीट करूंगी तो मुझे 11th में इस टॉपिक को पढ़ाने में 1.5 घंटा लगा था, सारे एक्सेप्शंस वगैरह के साथ। तो अभी ऑब्वियस है कि मैं 11th के टॉपिक को वापस से 1.5 घंटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टॉपिक को 1 घंटा, प्लस 12th के टॉपिक को 4 घंटे का वीडियो नहीं बना सकती। इसीलिए तो 11th में चीज़ों को इन डेप्थ सिखाया जाता था कि 12th में मेहनत कम करनी पड़े। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली ऊपर तौर से आपको पता चल चुका है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी गिव, है ना। हम लोग जो एनर्जी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। जो एनर्जी हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल को, एटम के आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर आ जाए। ध्यान रखना मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, मैंने ये वर्ड यूज़ किया कि वो उस पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट शेल को छोड़कर आ जाए, एटम के आउटर मोस्ट शेल को। यानी कि अगर मान लेते हैं कल को तुम्हारे पास O2 का मॉलिक्यूल है, तो O2 के मॉलिक्यूल के अंदर से आपको इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है। पहले आप क्या करो, O2 का, जैसे मान लेते हैं आपके पास O2 का कोई गैस का मॉलिक्यूल है, तो पहले आप उस O2 के मॉलिक्यूल का डाइवोर्स करवाओ। ठीक है, आप पहले उसको अलग अलग करो, यानी कि O प्लस O में आप पहले कन्वर्ट करो,
और उसके बाद जब वो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे तब आप उनको एनर्जी दो और फिर उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालो। यानी कि हमेशा जो आयनाइजेशन होती है, ये पर्टिकुलर आयनाइजेशन किसकी करवाई जाती है? एक आइसोलेटेड एटम की करवाई जाती है। जो एटम मॉलिक्यूल बनाकर बैठा है उन सारे लोगों की ये वाली चीज़, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ नहीं होती है, उन सब लोगों के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कल को कोई आपके पास, जस्ट इमेजिन कोई इस तरीके की चीज़ है ऐसी सॉलिड, तो पहले सॉलिड वाली चीज़ को, मतलब जो मॉलिक्यूल आपको पहले सॉलिड स्टेट में दिख रहा है, पहले आप उस सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल को आप क्या करिए, आप पहले गैसियस स्टेट में लेकर आइए, ठीक है, और उसके बाद फिर उसका डाइवर्स करवाइए गैसियस फॉर्म में, और उसके बाद उसको एनर्जी दीजिए और फिर उसके अंदर से आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉन को निकालिए। सो दैट इज गोइंग टू बी नोन एज आयोनाइजेशन। सो अगर तुम आयनाइजेशन इस वर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे, या आयनाइजेशन एनर्जी इस पर्टिकुलर वर्ड की अगर आप एक डेफिनेशन देखोगे, तो आपको बुक्स में डेफिनेशन इस तरीके से लिखी हुई मिलेंगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, मतलब गैसियस वर्ड उसमें आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में वहाँ पे आपको कौन सा वर्ड देखने को मिलेगा, आइसोलेटेड वर्ड वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये होता है आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग। अगर तुम पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, देन दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, देन इट विल बी नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे कि अच्छा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, उसकी उतनी। खैर, ये हो गया एक बेसिक डेफिनेशन के बारे में। अब आप छोटा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए और अपने कॉमन सेंस के साथ सोचिए। एक छोटा सा बच्चा है, हार्डली 2 to 3 ईयर्स का, या मान लो उससे भी छोटा, उसके हाथ में चॉकलेट है। अब मैं तो भैया चॉकलेट का ही एग्जाम्पल लूँगी, ठीक है। उसके हाथ में चॉकलेट है। अब तुम्हें अगर उसके हाथ से चॉकलेट छीननी है तो तुम क्या करोगे? जाओगे, पटाख से चॉकलेट छीनोगे और आ जाओगे, यही करोगे ना। लेकिन अगर मान के चलते हैं उस छोटे से बच्चे के बजाय कोई आप लोगों के पास हष्ट पुष्ट तुम्हारे ही जैसा तुम्हारा कोई यार दोस्त होता, और उसके पास से अगर मान के चलते हैं आपको चॉकलेट छीननी पड़ती, तो डोंट यू थिंक कि आपको तकलीफ़ होती, या फिर आपको नहीं लगता कि डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती? क्योंकि आपका वो दोस्त जो कि आपके ही क्या कहते हैं हाइट वगैरह का है, आपके ही जैसा ताकतवर है, वो आपको चॉकलेट छीनने नहीं देगा, है ना। वो आपको चॉकलेट छीनने नहीं देगा। और ऐसे केस में जब वो आपको चॉकलेट छीनने नहीं देगा तो आपको और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी कि अरे कैसे नहीं दे रहा है, रुक मैं अब भी तेरे से छीनता हूँ। डोंट यू थिंक इस तरीके का काम करना पड़ जाएगा? तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर कल को कोई चीज़ ताकतवर है ना, तो उस ताकतवर चीज़ से कुछ छीनना कठिन होता है एज़ कम्पेयर टू कमज़ोर स्पीशीज़ से, है ना, एज़ कम्पेयर टू कमज़ोर स्पीशीज़ से, राइट। अच्छा, तो अगर इमेजिन करिए आप यहाँ चॉकलेट नहीं छीन रहे हैं, आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को छीन रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे चॉकलेट नहीं छीन रहे हैं, आप यहाँ पे क्या छीन रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन को छीन रहे हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बहुत टाइट पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है ना, तो अगर आपके एटम ने क्या करके रखा है बताओ, न्यूक्लियस ने उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली हेल्ड करके रखा है, तो ऐसे केस में क्या वो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? ऑब्वियसली नहीं, उसको निकालना आसान नहीं होगा। सो इसका मतलब कि अगर न्यूक्लियस के पास से मिलने वाला, ठीक है, न्यूक्लियस के पास से मिलने वाला जो Z इफ़ेक्टिव होता है, अगर वो Z इफ़ेक्टिव ज़्यादा है तो Z इफ़ेक्टिव ज़्यादा रहेगा, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बोलो क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट हो गया तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी हो जाएगी? हाई। क्या ये बात समझ रहे हो? अगर कहीं किसी बच्चे के पास से चॉकलेट चुराना कठिन है, तो कठिन इंसान के पास से अगर चॉकलेट चुराने जा रहे हो जो ताकतवर है, तो
तो ऐसे इंसान के पास से जब चॉकलेट चुराने जाओगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके जाके आपको हो सकता है चॉकलेट वॉकलेट मिले। तो सिमिलरली अगर किसी एलिमेंट में या किसी एटम में आपको ज़्यादा बड़ा उसका साइज़ दिखता है ना, तो साइज़ बड़े होने से बोलो क्या हो जाता है, हम लोग पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, अगर किसी भी पर्टिकुलर एटम का जो एटॉमिक साइज़ होता है या फिर मैं कहूँ एटॉमिक रेडियस होता है, अगर वो ज़्यादा होता है तो उसका जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। मतलब एटॉमिक रेडियस का जेड इफेक्टिव के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स, बराबर। और अगर साइज बड़ा है तो फोर्स कम है, और अगर फोर्स कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलो कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा, हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक साइज कब बड़ा होता है कब छोटा होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर, बॉटम टू टॉप जाने पर, सारे सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो आपका याद रखना जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, साइज बड़े होने की वजह से जो जेड इफेक्टिव है वो जेड इफेक्टिव उतना ही क्या हो जाएगा, कम, और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम। डन, ये कहानी थी आयनाइजेशन एनर्जी की। तो अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, वो इनर्ट गैसेस को आप भूल जाइएगा, हाँ, इनर्ट गैसेस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, तो एक बात बताओ क्या होता है, एटॉमिक रेडियस के साथ जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बढ़ता है कि घटता है, हम सब जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस घटता है। तो अगर एटॉमिक रेडियस घटेगा तो आपके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। सो बेसिकली इफ़ यू आर गोइंग लेफ़्ट टू राइट, सो लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो एटॉमिक रेडियस है वो घट जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट के बजाय फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट टॉप टू बॉटम, कि अगर मुझे ऊपर से नीचे जाना पड़े, ठीक है, मुझे कहाँ जाना पड़े, ऊपर से नीचे, तो टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे आप जितना नीचे 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 जाओगे साइज बढ़ते हुए मिलता है। हाँ, मानते हैं कि डी ब्लॉक के एंट्री की वजह से, एफ ब्लॉक वाले इलेक्ट्रॉन्स के एंट्री की वजह से साइज उतना नहीं बढ़ पाता जितना उसने बढ़ना चाहिए था, बट बढ़ता तो है ना, बराबर घटता तो नहीं है। ठीक है, तो अगर साइज बढ़ेगा तो फोर्स जो जेड इफेक्टिव मिल रहा है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को, वो फोर्स कम हो जाएगा, और अगर फोर्स कम हो गया तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आप इन एलिमेंट्स को अरेंज करिए ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसमें एक ही बात का ध्यान रखना है, हम लोगों को पहले उनका अरेंजमेंट किसके बेसिस पे करा लेना है, पहले हमको उनका अरेंजमेंट साइज के बेसिस पे करा लेना है। साइज अगर आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है तो आप उसको उल्टा कर दो, तो आयनाइजेशन एनर्जी का अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऊपर ऊपर से कहानी बताई। अगर तुम एनसीईआरटी को रीड करोगे तो एनसीईआरटी में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के नाम पर आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, जिस पैराग्राफ में आपको एग्जैक्टली यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है, ये आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, बराबर। और फिर उसके अलावा ये भी लिखा रहेगा कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन के साथ। अब कहने को लोग इसको एज एन एक्सेप्शन पढ़ते हैं, बट अगर मैंने कहा ना तुम 11th क्लास की आयनाइजेशन एनर्जी की मेरी क्लास अगर करके आए हो तो तुम्हें ये चीज़ एक्सेप्शन नहीं लगेगी। इवन मैं अभी यहाँ पे भी समझा देती हूँ, बल्कि मैंने इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में 11th क्लास के टॉपिक में समझाया है ना, तो अभी मैं उतने डिटेल में तो खैर नहीं घुसूँगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो मैं बता ही सकती हूँ 12th के बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस थोड़े बहुत पे अगर हम लोग बातचीत करें तो देखो, टॉप टू बॉटम जाने में कोई टेंशन नहीं है। लेफ़्ट टू राइट जब भी आप जाते हैं ना, तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी का अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का अरेंजमेंट, ये करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, तब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई टेंशन लेनी है, और ना ही आपको आयनाइजेशन एनर्जी में कोई टेंशन लेनी है। लेकिन जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं
यानी कि आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं जो पीरियड वाले हैं, तो आपको टेंशन लेनी पड़ती है। तब ऐसे केस में कभी भी आप इस कंसेप्ट को डायरेक्टली यूज मत करिए कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, साइज घटेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। डोंट यूज दिस कंसेप्ट डायरेक्टली, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप डायरेक्टली यूज मत करिएगा। डोंट यूज दिस कंसेप्ट डायरेक्टली, कभी मत करना इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को डायरेक्टली यूज। ऐसा करने से आपका जो आंसर है वो गलत आएगा। इवन जेडबलई के एग्जाम्स वगैरह में, AIPMD नीट वगैरह के एग्जाम में भी आयनाइजेशन एनर्जी के अरेंजमेंट का सवाल कई बार पूछा जा चुका है। ग्रुप वाला नहीं देते वो लोग, वो भी बड़े चालू हैं, वो भी ग्रुप वाला नहीं देते, वो भी आपको कौन सा वाला देते हैं, वो भी आपको पीरियड वाला देते हैं, ठीक है। वो लोग भी आपको पीरियड वाला देते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं कि अरे इसको ऐसे करना था। खैर, करना क्या होता है यहाँ पे, आपको पहले क्या करना होता है, इसकी कुछ स्टेप्स हैं। इसकी स्टेप्स पे अपन लोग बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें स्टेप्स याद हैं तो तुम्हें डेफिनेटली सारी चीज़ें पता हो जाएंगी, तब तुमसे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। सबसे पहली चीज़, आप उसे अरेंज कर लो, आप अरेंज कर लो, ठीक है, एटम्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर जिस तरीके से आप अरेंज करते कि अरे इसका साइज़ इतना छोटा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इतनी बड़ी होगी, आप जिस नॉर्मल तरीके से अरेंज करते हो आप उस नॉर्मल तरीके से आप अरेंज कर लो, ठीक है। जब आप उसको नॉर्मल तरीके से अरेंज कर लोगे तो नॉर्मल तरीके से अरेंज करने के बाद अब आप क्या करो, सेकेंड स्टेप में आप हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आप हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि आपको उसमें क्या करना है, चेक करना है कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसमें से हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है और फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है। मतलब दूरबीन लेनी है और दूरबीन लेकर ढूंढना है कि मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मेरे पास हाफ फिल्ड वाले किधर है एटम्स और मेरे पास फुल्ली फिल्ड वाले एटम्स मेरे किधर है। ये आपको दूरबीन लगाकर ढूंढना है, ठीक है। ये आपको जाना है, दूरबीन लगानी है और दूरबीन लगाकर ये चीज़ को ढूंढना है कि अच्छा कहाँ पर है भाई तू। मैं एक एग्जांपल के वाया समझाती हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को। जैसे आप लोगों के पास P ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ तो कार्बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। उसमें हम लोग नियॉन को छोड़ दिए हैं, नियॉन की हम लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उस पर अभी हम लोगों को कोई डिस्कशन नहीं करना है, डन। बोरॉन का अगर मैंने तुमसे कॉन्फ़िगरेशन पूछा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 5 है, सो कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p1। अगर मैं कार्बन वगैरह की बात करूं तो मैं सिर्फ इनका आखिरी का कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। देखो, कार्बन के पास भी 1s2 होगा, उसके पास भी 2s2 होगा, बस फ़र्क कितना आएगा कि उसके पास 2p2 होगा, राइट। उसके पास क्या होगा, 2p2 होगा, डन। तो इसीलिए मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, आखिरी का लिख रही हूँ, आखिरी का। तो ये हो जाएगा 2p3, ये हो जाएगा 2p4 और ये हो जाएगा 2p5। अच्छा, एग्री करते हो, बिल्कुल डन। अच्छा, वेरी गुड, अगर एग्री करते हो तो अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अगर मान लेते हैं मैं सिंपल रूल के अकॉर्डिंग, अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करती तो साइज़ जितना छोटा होता है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। एग्री करते हैं आप इस बात से, साइज़ जितना छोटा होता है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो अभी इनमें आपको सबसे छोटा साइज़ किसका दिख रहा है, आप खुद सोचिए, सबसे छोटा साइज़ यहाँ पे आपको किसका दिख रहा है। ऑब्वियसली लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ घटता है, तो सबसे छोटा साइज़ तो भाई यहाँ पर मुझको एक ही चीज़ का दिख रहा है और वो है फ्लोरीन। तो इनडायरेक्टली आपके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। और जो लोग सीरियसली बुक्स को रटते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटेगा, टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ेगा, वो लोग इसी तरीके से आंसर करते हैं, ठीक है। उनके आंसर करने का जो तरीका होता है वो यही होता है कि अच्छा लेफ़्ट टू राइट बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम घटेगा, बात ख़त्म करो, यही उनका तरीका होता है। बट एक्चुअल में आप लोगों से वो इसके बियॉन्ड कुछ एक्सपेक्ट करता है। इसके बियॉन्ड वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ, भाई साहब, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊँ तो ये जो नाइट्रोजन है इसका देखो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो नाइट्रोजन है इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, हाफ फिल्ड है।
मैडम हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड क्या होता है? तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड का मतलब ये होता है कि जो डी वाले होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन को रखने की। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन रखें तो 5 को हाफ फिल्ड बोलेंगे, 10 को फुली फिल्ड बोलेंगे। जो पी वाले होते हैं इनकी कैपेसिटी होती है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। तो अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन्स ना रखते हुए ये लोग सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स रख रहे हैं तो 6 को फुली फिल्ड कहते हैं और 3 को हाफ फिल्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये आपको कैसा है? हाफ फिल्ड है। अगर मैं यहाँ आगे नियॉन लिख भी लेती हूँ तो नियॉन का यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2p6 आ जाएगा। और 2p6 अगर आ गया तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये कौन सा है? ये तो भैया फुली फिल्ड है। और वैसे तो हम भी जानते हैं कि इनर्ट गैसेस वगैरह के आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो फुली फिल्ड होते हैं। क्या करूँ मैं इसको लिखकर? ऐसा हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड ये सब लिखकर मैं क्या करूँ? तो कुछ करना पड़ेगा ना कि बस हो गया, कहानी ख़त्म हो गई। तो ऐसे में आप जब इस तरीके से रूल के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं, आप हाफ फिल्ड कौन है, आप फुली फिल्ड कौन है, आप जब ये देख लेते हैं, ठीक है, तब आपको ये करना पड़ता है, आपको ये करना पड़ता है कि उसमें जो नाइट्रोजन वाला है, अभी नाइट्रोजन वाला क्या है बताओ? नाइट्रोजन वाला क्या है? नाइट्रोजन वाला हाफ फिल्ड है। तो नाइट्रोजन वाले को आपको एक स्टेप आगे जंप करवाना है, ठीक है, बराबर आपको क्या करवाना है? नाइट्रोजन वाले को एक स्टेप आगे जंप करवाना है, ठीक है, आगे बराबर एक स्टेप कहाँ करना है? आगे जंप करवाना है। तो अगर आप इसको एक स्टेप आगे जंप करवाओगे तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, जो आप लोगों का करेक्ट ऑर्डर है वो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? फ्लोरीन होगा। बट फ्लोरीन के बाद अच्छा सबसे आगे डेफिनेटली नियॉन होगा, बट मैंने स्टार्टिंग में नियॉन लिया नहीं था तो मैं अभी भी नहीं ले रही हूँ, ठीक है। फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन के बाद बोलो क्या होगा? फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ना होगा, फ्लोरीन के बाद यहाँ पर आ जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन के बाद क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन के बाद कार्बन और कार्बन के बाद बोरॉन। ये होता है करेक्ट तरीका अगर तुमको क्या करना है? अरेंजमेंट करनी है इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू देयर आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, एक ही फंडा याद रखिए आप। अच्छा, ये पर्टिकुलर हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड ग्रुप में जाते हुए नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप में जाते वक्त आपको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है ना। उसमें आपको इन सब चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती ग्रुप में जाते वक्त, क्योंकि ग्रुप में सभी का कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। कॉन्फ़िगरेशन अलग तो पीरियड में होता है ना, तो आपको ग्रुप में जाते वक्त ये टेंशन नहीं लेनी, आपको ये टेंशन सिर्फ पीरियड में लेनी होती है। आप पहले लिख लो कि सबसे छोटा साइज़ इसका है तो सबसे बड़ी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी होगी वगैरह वगैरह, ये आप लिख लो। और उसके बाद देखो कि उनमें से हाफ फिल्ड कौन है। जो हाफ फिल्ड है उसको आप एक स्टेप आगे जंप करवा दो, बस खत्म। और फिर उसके अकॉर्डिंग करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट इस रूल के अकॉर्डिंग चलता है, तो कोई स्टूडेंट अगर एक रूल के अकॉर्डिंग चलता है तो रूल वाले स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर्स जो 17 होता है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ना। फ्लोरीन ग्रुप नंबर 17 का होता है। फिर ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी ग्रुप नंबर 16 वाले की, फिर होनी चाहिए थी ग्रुप नंबर 15 वाले की, फिर होनी चाहिए थी ग्रुप नंबर 14 वाले की, और फिर होनी चाहिए थी ग्रुप नंबर 13 वाले की। एग्री करते हो? बट हमने अभी अभी जो सीखा कि एक स्टेप आगे जंप करवा दो, उस करेक्ट वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो ग्रुप नंबर 17 वैसे का वैसे ही है, ग्रुप नंबर आपके 14 से लेकर 13 तक वैसे का वैसे ही है। लेकिन यहाँ पे फेरबदल हो गई, ग्रुप नंबर 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 16 की आयनाइजेशन एनर्जी से आगे आ गई है। तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आप लोगों को असर्शन रीजनिंग या बोर्ड एग्जाम में गिव रीजंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, किसी भी प्रकार का टॉपिक का सवाल, ठीक है। कि वो ऐसा पहले तो पूछता है कि अकॉर्डिंग टू यू, पता ऐसा पहले पूछ लेगा। अगर आप बोर्ड्स का पेपर दे रहे हो तो थ्योरी वाइज पहले वो आपसे पूछ लेगा डिफाइन आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद वो आपसे ये बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू यू द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 15 ज़्यादा बड़ी होगी कि ग्रुप नंबर 16। तो जिस स्टूडेंट ने रट लिया है कि हाँ करके मेरे को तो पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ डिक्रीज़ होता है, साइज़ के डिक्रीज़ होने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, आप लोगों की बढ़ जाती है, तो वो यही बोलेगा कि ग्रुप नंबर 16 की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है,
ज़्यादा है। बट जिसको ये पता होगा कि नहीं, ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उन लोगों का क्या हो जाता है, उन लोगों का साइज वाला जो फैक्टर है वो काम नहीं करता, फिर हाफ फील्ड वाला फैक्टर काम करता है। ठीक है, अच्छा हाफ फील्ड वाले फैक्टर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ गया? हाफ फील्ड वाले फैक्टर में बेसिकली ये है, जब आप 11th क्लास में कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं, है ना, स्पेशली कॉपर और क्रोमियम का, तब बताया जाता है कि हाफ फील्ड और जो ये फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये कुछ एक्सेप्शनली ही एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं ये लोग। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, आपको अगर उसके पास से इलेक्ट्रॉन निकालने का है, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल है और उस बहुत ज़्यादा स्टेबल वाली चीज़ के पास से अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट, है ना, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। जैसे अगर मान लेते हैं एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है और एक शहतूत का पेड़ है। आई होप सो कि तुम्हें शहतूत के पेड़ का मतलब पता हो, शहतूत क्या होता है। आई थिंक उसको ब्लूबेरीज नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में। शहतूत मेरे को हिंदी में पता है। शहतूत का पेड़ का कैसा है, उसके जो नाजुक सा उसका पेड़ होता है, उसको अगर तुम ज़ोर ज़ोर से पकड़ के हिला भी सकते हो। जब तुम उसको ज़ोर ज़ोर से पकड़ के हिलाओगे तो बहुत सारे शहतूत ऐसे ही गिर जाते हैं नीचे। लेकिन आम का पेड़ जो इतना मजबूत होता है, अगर ऐसा कोई है, उसको आप ट्राई करो कि अच्छा मैं उसको हिलाता हूँ और फिर उससे आम टपकेगा, तो वो नहीं है ना पॉसिबल। तो जो चीज़ जितनी स्टेबल होती है उसके पास से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि इनके पास ज़्यादा स्टेबिलिटी है, भले ही इनका साइज़ बड़ा है बट स्टेबिलिटी है, इसीलिए लोग एक स्टेप आगे जंप करते हैं। अच्छा, कई लोगों का मेरे से ये डाउट था, मैडम आपने एक ही स्टेप आगे क्यों जंप कराया, आप 2-4 स्टेप आगे जंप करा लो। ऐसा नहीं होता यार, कोई भी चीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। किसी भी चीज़ के आउटपुट में, किसी भी चीज़ के रिजल्ट में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी की साइज़ बहुत छोटी है तो उसकी वो वैल्यू हाई हो जाएगी। साइज़ छोटी नहीं है, लेकिन साइज़ के अलावा अदर चीज़ें भी तो देखो। तो अदर चीज़ों को सबको मिलाकर ये एक क्या बनाया गया है, एक ट्रिक बनाई गई है कि आप बस एक स्टेप आगे जंप कर जाओ। ठीक है, ये इसमें आप कभी फेल नहीं होगे। इवन जिस साल मैंने JEE मेंस दिया था उस साल ये आयनाइजेशन एनर्जी के अरेंजमेंट वाला सवाल भी आया था। आयनाइजेशन एनर्जी का आया था या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आया था, दोनों में से कोई एक ही आया था। बस फ़र्क इतना है कि आयनाइजेशन एनर्जी में मैं आपको एक स्टेप आगे जंप करने के लिए कह रही हूँ, राइट, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मैं आपको एक स्टेप पीछे जंप करने को कहूँगी। ठीक है, उसमें आपको एक स्टेप पीछे जंप करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा क्यों करना पड़ता है वो मैं बता दूंगी उस वक्त, बराबर। खैर, अभी हमको एक और टॉपिक पढ़ना है, चलो उस एक और टॉपिक को देखते हैं। मतलब एक और टॉपिक नहीं है, बेसिकली इसी का सब टॉपिक है। मैं इस पर्टिकुलर क्लास में ज़्यादा बड़े बड़े इलस्ट्रेशंस नहीं ले रही हूँ। मैं इसीलिए इतने सारे इलस्ट्रेशंस नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। कब? जब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 11th में पढ़ाई, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ समराइज कर रही हूँ टॉपिक्स को। खैर, मान के चलिए कि आपके पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, Xg लिखा है, उसके पास मैंने कुछ एनर्जी दी, उसको एनर्जी देने के बाद मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब तुम थोड़े से अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और तुम खुद सोचो, अगर किसी एटम के पास से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगी तो उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, कैटायन बन जाएगा वो, है ना, क्योंकि जब भी आप किसी के पास से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो वो कैटायन बन जाता है। तो मैंने उसको पहली बार एनर्जी दी और पहली बार एनर्जी देने के बाद मैंने उसको कैटायन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मुझे फिर भी चैन नहीं आ रहा है। मैं उस पर्टिकुलर X पॉजिटिव को और बोल रही हूँ कि ला तू और एनर्जी ले, तो बेचारा X पॉजिटिव मजबूर, वो बोलता है ठीक है भैया ले दो। फिर आपने उसके पास से बेशर्मों के जैसे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, X⁻² पॉजिटिव में। आपको फिर भी चैन नहीं आया, आपने उस X2 पॉजिटिव को फिर भी नहीं छोड़ा, आप उसको बोल रहे हो कि ले तू और एनर्जी ले और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे। तो बेचारा अभी मजबूर सा एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देता है आपको और बन जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है X⁻³ पॉजिटिव में। तुम्हें फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम फिर गए उसके पास और तुम लोग उसके पास फिर से जाकर तुमने फिर से क्या कर दिया, उस बेचारे के पास से और एनर्जी निकाल दी और एनर्जी दे दी और तुमने उसको बोल दिया
कि जा कन्वर्ट हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाएगा x की पावर 4 पॉजिटिव में। तो ऐसे केस में आप जब भी एक नया इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, हर बार आप क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, राइट। तो उस हर स्टेप में सप्लाई की हुई एनर्जी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 जो मैंने दी, लेट्स से मैंने पहली बार 500 जूल दी, तो आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 जो होगी, जैसे अगर मैं इस आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 को अगर मैं x जूल कहूँ और कि मैंने x जूल अमाउंट की एनर्जी दी, और इस आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 को अगर मैं कहूँ कि मैंने y जूल अमाउंट की एनर्जी दी, तो आप बताइए क्या ये x और y दोनों एनर्जीज जो मैं दे रही हूँ ये इक्वल होंगी, या फिर x वाली बड़ी होगी y वाली छोटी होगी, या x वाली छोटी होगी y वाली बड़ी होगी, क्या होगा। या फिर ये ऑप्शन कैन नॉट से कि हाँ मैडम हम एनर्जी के बारे में थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करेंगे देखेंगे कितनी एनर्जी लगती है। तो एक बात ध्यान रखना, आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हो, ठीक है, आप जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हो, तो अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी देते जानी पड़ेगी। मतलब 1 से ज़्यादा एनर्जी 2 में लगेगी, 2 से ज़्यादा एनर्जी आपको 3 में लगेगी, और 3 से ज़्यादा एनर्जी आपको 4 में लगेगी। ध्यान रखना ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना, कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है तो एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है तो ऐसे में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। बराबर कह रही हूँ, बराबर, ठीक है, बराबर। वो एक अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, कठिन है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। तो देखो जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो पहली बार जब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो पहली बार हमने इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम से निकाला। न्यूट्रल एटम का मतलब होता है ना तो कैटायन है ना तो वो अनायन है। और जब हमने दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाला तो दूसरी बार इलेक्ट्रॉन हमने किससे निकाला, एक कैटायन से इलेक्ट्रॉन निकाला। और जब मैंने आपको भी लास्ट टॉपिक जो सिखाया था एटॉमिक रेडियस का, उस एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक में ये बताया है कि जो एटॉमिक रेडियस होता है किसका, कैटायन का, वो छोटा होता है। मतलब कैटायन का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है किसके कंपेयर में, न्यूट्रल एटम के कंपेयर में, और ऐसे केस में कम छोटा होता है। तो अगर कैटायन छोटा है तो छोटी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालने में कठिनाई होगी, है ना, छोटी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकालने में डिफ़िकल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे निकालना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सो देयरफॉर इसको जो एनर्जी लगेगी, इसको एनर्जी जो लगेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, हाई होगी। तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, पहली बार जब आपने निकाला तो आपने x जूल दिया क्योंकि आपने न्यूट्रल एटम से निकाला। जब आपने दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकाला तब आपने कैटायन से निकाला तो वो आपने y जूल दिया। अब मुझे बताओ कि न्यूट्रल एटम वर्सेस कैटायन किसका साइज छोटा होता है, कैटायन का साइज छोटा है, तो डिफ़िकल्टी कहाँ होगी, डिफ़िकल्टी कैटायन से निकालने में होगी, इसीलिए y वाली एनर्जी बड़ी होगी और x वाली एनर्जी क्या होगी, छोटी। इज इट क्लियर। अच्छा, लेकिन मैडम अगर मान लेते हैं दोनों कैटायन हो, जैसे मान लेते हैं आपके पास a की पावर +1 है और a की पावर +5 है, तब आप कैसे डिसाइड करोगे। तो इसके लिए आपको बेसिक एटॉमिक रेडियस के कंसेप्ट्स आने चाहिए। अगर आपको 2 कैटायंस दिए हुए हैं तो उन 2 कैटायंस में से किस कैटायन का साइज छोटा होगा, जिसके पास जितनी बड़ी पावर होगी उसका साइज उतना ही ज़्यादा क्या होगा, छोटा होगा। तो a की पावर +5 का साइज छोटा है, और जिसका साइज छोटा होता है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलो कैसी होती है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो a की पावर +5 की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ये कहानी थी, डन। ठीक है, जितना हम लोगों के 11th क्लास की बुक बताती थी उससे ज़्यादा मैंने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है, बट 12th क्लास के पी ब्लॉक में हमको जितनी रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ एग्जैक्टली उतना पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं।
एक बार बुक से पढ़ लेते हैं ये टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी का। किधर है भैया, ये रहा, आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से है। खैर क्या लिखा है इसमें, अच्छा जैसे कि मैंने बताया कि ये जो बुक है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है। इसमें ग्रुप नंबर 15 आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने 11th में डाल के रखा है। खैर तो ये ग्रुप नंबर 16, 17, 18 की बातचीत कर रहा है। तो देखो जैसा कि मैंने तुमको बताया कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी क्योंकि साइज जो होगा वो बढ़ जाएगा, राइट। ये मैंने भी बताया था टॉप टू बॉटम। लेकिन अब बात आती है पीरियड की, तो पीरियड में जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आप लोगों की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। 5 मिनट रुको। हाँ चलो वापस से बैक। अभी अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो उसमें क्या बताया था कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे साइज़ घटेगा। साइज़ के घटने की वजह से आप लोगों का जो एटॉमिक रेडियस है वो भी घट रहा है। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, राइट। अच्छा बढ़िया है। अब लेकिन देखो बुक वाले ने यहाँ पे अच्छे से स्पेशली मेंशन किया कि ग्रुप नंबर 16 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 15। ठीक है, ये यहाँ पे इसने लिखा और रीज़न भी दिया, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ऑर्बिटल। डन। तो जो चीज़ मैंने पढ़ाई ये बुक में भी है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं एग्जैक्टली पी ब्लॉक पढ़ाते वक्त से उतनी ही चीज़ें पढ़ा रही हूँ जो बुक में है। सारे टॉपिक्स को वापस से तो पढ़ाया नहीं जा सकता ना उतना इन डेप्थ घुसकर, अदरवाइज तो 11th में पढ़ाने का फिर मीनिंग ही क्या रह जाता। डन, ठीक है। अच्छा तुम चाहो तो तुम देख सकते हो, जैसे देखो ये ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं यहाँ पर। ये देखो आपको ये वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रही हूँ। देखो बस हमें पता है कि ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन होता है, उसके नीचे सल्फर होता है, फिर सिलीनियम, टेलीरियम, पोलोनियम, इस तरीके से चलता है। और हम ये भी जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनिक पोटेंशियल घटती है। तो देखो घट रही है कि नहीं घट रही है, चेक करो। पहले 1300 समथिंग था, फिर 1000 समथिंग हुआ, फिर 900 समथिंग हुआ, फिर 869, फिर 813 समथिंग कुछ होता गया, है ना। तो ऐसे केस में डाउन द ग्रुप आप जितना जा रहे हो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, आप लोगों की उतनी ही घटती जा रही है। डन। अच्छा उसके बाद ग्रुप नंबर 17 के बारे में देखो। ग्रुप नंबर 17 में भी देखो यही सेम पैटर्न है, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप जाने में कोई टेंशन नहीं है। ग्रुप नंबर 18 के बारे में देखो, है ना। अच्छा ध्यान रखना ग्रुप नंबर 18 यानी कि नोबल गैसेस के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट है। ये देखो 2372, 2080, 1500, 1300, 1100, 1000 कम होती जा रही है। जितना आप नीचे जाओगे उतना ये क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। हाँ रॉबी, हाँ बेटा।
तुम्हारी गुड मॉर्निंग अभी हुई है और अभी मुझे पूरा भिगा दिए मुँह। अरे बाप रे, 2 मिनट रुको। हाँ, गुड मॉर्निंग जाओ रॉबी, क्या कर रहा है भाई। हाँ ठीक है, हो गया, प्यार हो गया। जाओ देखो बाहर कौन आया, जाओ छू करके आओ, जाओ। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की। तो जितना पढ़ाया उतना टेक्स्ट बुक में है। हाँ, उसको प्रॉपरली मार्क करना पड़ेगा गिव रीज़न वगैरह लर्न करने के लिए, बट ये बेसिकली पी ब्लॉक में आपको इतना ही पता होना चाहिए। बाकी डिटेल के लिए तो 11th की आयनाइजेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट है। फिर एक और कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले टॉपिक में घुसेंगे, उसमें घुसने के लिए एक बात का बस ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है, अगर मैं इसके मीनिंग के बारे में बात करूं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मीनिंग था कि इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव करना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना चाह रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। ठीक है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, वो एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है, हम उस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाहते हैं टू आउटर मोस्ट शेल। उस आउटर मोस्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉन देंगे कि हाँ भैया लो इलेक्ट्रॉन रखो। ठीक है, और जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो क्या इलेक्ट्रॉन देने में भी एनर्जी लगती है क्या इलेक्ट्रॉन जब मैं किसी चीज़ में ऐड करूँगी तो क्या ऐड करने में एनर्जी लगती है क्या? तो देखो कैसा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने कितनी आसानी से कह दिया कि एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जो कि सही बात भी है। बट क्या एफिनिटी में या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में भी एनर्जी देनी पड़ती है? तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो आपको सप्लाई भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, और एज वेल एज यहाँ पे एनर्जी आपको मिलती भी है। यहाँ पे दोनों फिनोमेना होते हैं, यहाँ पे एनर्जी मिलती भी है और यहाँ पे आप एनर्जी को क्या करते हो, सप्लाई भी करते हो। यहाँ पे दोनों चलता है, दोनों प्रोसेस चलती हैं। यहाँ पे दोनों प्रोसेस चलती हैं। कैसा होता है कि अगर आपके पास कोई एटम है, उस एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अगर आप चाह रहे हो तो उस पर्टिकुलर एटम में जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एटम में जो पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इस नए इलेक्ट्रॉन के आने को रेजिस्ट करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक रूम है और उस रूम में 2 लोग पहले से रहते हैं हॉस्टल रूम में, और अगर आप चाहते हो कि एक तीसरे बंदे को भी वहाँ पे जगह दे दी जाए, है ना, क्योंकि हॉस्टल में कमरे कम है, स्टूडेंट ज़्यादा हो गए, तो आप उस चीज़ को रेजिस्ट करोगे कि नहीं मैडम, इतने सारे हॉस्टल में लड़के, इतने सारे कमरे, मेरा ही कमरा क्यों, मैं ही काय को रखूँ इसको अपने साथ। तो ये उसी तरीके की बातचीत है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में रेजिस्टेंस दे रहा है, वो ऐड नहीं करवा रहा है ना, तकलीफ दे रहा है, तो ऐसे में हम उसे कहेंगे कि उसको इलेक्ट्रॉन को साथ रखना पसंद नहीं है, बराबर, उसको इलेक्ट्रॉन को अपने साथ रखना पसंद नहीं है, और उसे कहेंगे ही या उस पर्टिकुलर एटम के पास एफिनिटी नहीं है। एटम डोंट लव इलेक्ट्रॉन, है ना, वो उस इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करता, यानी कि लेस एफिनिटी। एफिनिटी जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब ही यही होता है प्यार, वो उसको प्यार नहीं करता। लेकिन अगर यही एटम इलेक्ट्रॉन का एडिशन बहुत ही ईजीली करवा ले तो हम इसे कहते हैं कि उसके पास उस इलेक्ट्रॉन के प्रति उसको बहुत प्यार था, यानी कि बहुत ज़्यादा एफिनिटी थी। ठीक है, उसको क्या था, बहुत ज़्यादा एफिनिटी। तो हाई एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करवाना, और लेस एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में रेजिस्टेंस देना, बराबर, उसको क्या करवाना, रेजिस्टेंस देना। अगर किसी चीज़ की एफिनिटी हाई है, एफिनिटी हाई होने का मतलब होता है, ठीक है, एफिनिटी हाई होने का मतलब ये होता है कि उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है, डेल्टा HEG की वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को आने देगा, हाँ आजा मैं तेरे आने से खुश हूँ। लेकिन अगर कभी किसी के लिए डेल्टा HEG की वैल्यू निगेटिव रही तो वो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के आने से खुश नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए कि एक एटम का डेल्टा HEG पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो,
और अगर कभी गलती से निगेटिव हुआ भी तो कम निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उसको इलेक्ट्रॉन का आना उतना पसंद नहीं होगा, उसको इलेक्ट्रॉन का आना उतना पसंद नहीं होगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसको उतना इलेक्ट्रॉन का आना पसंद नहीं होगा। अच्छा, तीसरी बात इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वो ये, क्या ये प्रोसेस में हमें एनर्जी देनी पड़ती है कि इस प्रोसेस में हमको एनर्जी मिलती है? डिस्कशन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आपके पास एक न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, जब आपके पास क्या होता है, एक न्यूट्रल एटम होता है, तो न्यूट्रल एटम में जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, जब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि बेसिकली आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है, आपको एनर्जी मिलती है। और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो कि ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है इसमें क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। आप कहते हो कि मेरी जो पहली बार जब मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो उस वक्त जो डेल्टा HEG था, HEG1, वो कैसा था, एक्सोथर्मिक। क्या हमेशा ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है आयनाइजेशन की, जैसे आयनाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होता है, क्या ये भी हमेशा एक्सोथर्मिक होता है? तो नो। क्या ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक है? नो, ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक नहीं है। जब आप एक पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेते हो, ठीक है, जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो न्यूट्रल एटम नहीं रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है अनायन में, है ना। क्या मैं सही बात कह रही हूँ? वो न्यूट्रल एटम नहीं रहता है, वो कन्वर्ट हो जाता है अनायन में। अनायन का मतलब क्या कि उसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है, और अब आप अगर उस अनायन में एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो वो एक्चुअली वहाँ पे रिपल्शंस होते हैं और वो अलाउ नहीं करता है, ठीक है। और ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, अगर कोई अलाउ नहीं कर रहा है, जैसे कभी हम अलमारी में कपड़े डालने की कोशिश करते हैं, अब अलमारी कपड़ों से भरी है, अलमारी बेचारी मना करती है कि नहीं 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 मेरे को कपड़े नहीं डालने, मुझे कपड़े नहीं डालने, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, कपड़े गिर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पूरा धक्का मुक्की मार कर एकदम जोर जार से किसी तरीके से कपड़ों को अंदर ठूस देते हैं, चल भाग यहाँ से, कपड़े ठूस दिए अंदर। तो ऐसे ही जब अनायन बन जाता है तो अनायन उस नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री को अलाउ नहीं करता, वो रिपल्शन देता है, तो जिसकी वजह से अब हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हमें ताकत लगानी पड़ती है कि जा एनर्जी ले और उस इलेक्ट्रॉन को अंदर डाल। तो ऐसे में डेल्टा Hg अब जो होता है एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, इसीलिए अब ये प्रोसेस क्या हो जाती है, एंडोथर्मिक। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो फर्स्ट स्टेप होती है वो एक्सो होती है, बट उसके बाद की जितनी भी स्टेप्स होती हैं वो सब एंडो हो जाती हैं। क्यों एंडो हो जाती हैं? क्योंकि अनायन बन जाता है ना, और अनायन बनने के बाद अनायन इलेक्ट्रॉन की एंट्री को अलाउ नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन की एंट्री को अलाउ नहीं करता, ठीक है। बस यही एक छोटी सी बात थी जो मुझको तुमको बतानी थी। एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि इसको किस एक्सटेंड तक प्रेजेंट किया गया है। बाकी तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं लिंक्स वगैरह इसमें शेयर कर दूंगी, तुम चाहो तो चीज़ों को देख सकते हो, वैसे मैंने ग्रुप में भी डाला हुआ है। खैर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो क्या लिखा हुआ है कि ग्रुप नंबर 16, अच्छा दूसरी बात, ग्रुप नंबर 18 के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफाइंड ही नहीं होती, ध्यान रखना। आप डिफाइन कर सकते हो, बट ग्रुप नंबर 18 में हम लोग यूजुअली इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करते क्योंकि वो हाईली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 16 में बात करो या ग्रुप नंबर 17 में बात करो, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो लेस निगेटिव हो जाती है। मतलब निगेटिव तो होती है, निगेटिव का मतलब क्या, निगेटिव का मतलब ये कि उनको इलेक्ट्रॉन ऐड करना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। निगेटिव का मतलब ये कि उन्हें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि आप उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, राइट, उनको पसंद नहीं आ रहा है कि आप उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप जितना जितना नीचे जाओगे वो जो निगेटिव वाली वैल्यू है वो उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वो लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करना अलाउ करवा देंगे, ठीक है, वो लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना
अलाउ करवा देंगे। जैसे कि थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रुप नंबर 17 को देख लेते हैं। देखो ग्रुप नंबर 17 में जो फ्लोरीन था उसकी वैल्यू कितनी थी, -333। जो क्लोरीन था बराबर, अच्छा, उसकी वैल्यू कितनी थी, 349, 325 और 296। इसमें से क्लोरीन ही एक ऐसा है देखो जिसमें वैल्यू अचानक से क्या हो गई, हाई। ठीक है, इसमें अचानक से वैल्यू क्या हो गई है, हाई हो गई है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से एक नियम बनकर आता है, एक बहुत ही प्यारा एक्सेप्शन यहाँ से बनकर आता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, ठीक है, अरेंज करूँ, किसको, हेलोजेंस को अरेंज करूँ, तो जितना आप नीचे 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 जाते, आपके नीचे 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 जाने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही क्या होनी चाहिए थी, कम होते जानी चाहिए थी, बराबर, उतनी ही क्या होनी चाहिए थी, कम होती जानी थी। वैल्यू जितनी कम होगी, याद रखना, वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। अच्छा, ये मत बोलना कि मैडम मैथ्स में -296 बड़ा होता है, मैथ्स की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल नंबर्स के तौर पे आप उनको देखो। ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस का मैथ्स के साथ कोरिलेशन मत ठोक दो। जितनी नंबर्स कम होंगे वैल्यू उतनी ही कम होगी, मतलब जितनी नंबर्स कम होंगे डेल्टा HEG की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो अभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बुक वाले क्या लिखते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर वैल्यू कम होती जाती है। तो बच्चे क्या रट लेते हैं कि हाँ डाउन द ग्रुप जाओगे तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो घटेगी। लेकिन आप यहाँ देखो कि मैं मानती हूँ डाउन द ग्रुप जाने पे आयोडीन सबसे कम है, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने के बाद फिर 325 है तो ब्रोमीन है, फिर उसके बाद लेकिन कायदे से क्लोरीन होना चाहिए, बट क्लोरीन की वैल्यू सबसे हाई है, यानी कि ये ऑर्डर चलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हेलोजेंस के केस में, ये ऑर्डर चलता है, ये ऑर्डर चलता है कि फ्लोरीन एक स्टेप पीछे हो जाता है और क्लोरीन एक स्टेप आगे हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा गया है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग अरेंज करो। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही रहता है कि डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी, बट यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्लोरीन एक स्टेप क्या हो जाता है, आगे चला जाता है। ठीक है, ये आगे चला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। फ्लोरीन का कम हो जाता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज़ होता है ना, साइज़ इसका स्मॉल होता है। माना कि इसकी, अच्छा, इसमें कई और स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो हम लोगों का फ्लोरीन है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो उनको ये लगता है कि फिर तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे हाई होनी चाहिए, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये जो आपको एक्सेप्शन देखने को मिला, ये पर्टिकुलर एक्सेप्शन आपको क्यों देखने को मिला, क्योंकि भले ही फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, बट जो फ्लोरीन का जो साइज़ है वो फ्लोरीन का साइज़ कैसा है, छोटा। मतलब भले ही तुम्हारा दिल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बट तुम्हारा जो हॉस्टल का रूम है वो बहुत ही छोटा है, तुम चाहकर भी उस नए इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एडजस्ट नहीं करवा सकती। फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के पास जो पहले से 2p इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो 2p इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले से होते हैं ऑलरेडी, और जो नया इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवाना चाह रहे हो, इन दोनों के बीच में बोलो क्या शुरू हो जाता है, ढिशुम ढिशुम, यानी कि रिपल्शन। ठीक है, और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आप ऐड नहीं करवा पाते, और वो या उतना अच्छे से ऐड नहीं हो पाता, इसीलिए क्लोरीन एक स्टेप आगे चला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड्स के नज़र से गिव रीज़न है कि वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मच ग्रेटर देन फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज़्यादा थी तो फ्लोरीन को होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं ग्रुप नंबर 16 की भी अगर मैं बात कर लूँ तो ग्रुप नंबर 16 में भी चलो एक बार कंपेयर कर ही लेते हैं। देखो, नीचे जाने पे वैल्यू घटनी चाहिए, आप मानते हो, हाँ घटनी चाहिए। यहाँ तो पूरा ही सत्यानाश हुआ पड़ा है। देखो, पहले 141 के बाद 200,
200 के बाद 195, 195 के बाद 190, 190 के बाद 174। मतलब यहाँ तो भैया कुछ पैटर्न ही नहीं है। चलो कम से कम ग्रुप नंबर 17 में सिर्फ एक जगह गड़बड़ी थी, और वो गड़बड़ी कहाँ थी? आप लोगों के फ्लोरीन और क्लोरीन में। लेकिन यहाँ पे तो पूरा ही ट्रेंड बिगड़ा पड़ा है। यहाँ तो कुछ भी वैल्यू कहीं से भी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, यहाँ तो कुछ भी पैटर्न में चल ही नहीं रहा है। अगर मैं इस चार्ट को देखकर अरेंज करूं तो इस चार्ट को देखकर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? सल्फर की। उससे छोटी वैल्यू किसकी है? सेलेनियम की। उससे छोटी वैल्यू किसकी है? टेलीरियम की। उससे छोटी वैल्यू किसकी है? पोलोनियम की। उससे छोटी वैल्यू किसकी है? ऑक्सीजन की। ये ऐसा चल रहा है, बताओ। ठीक है, ये इस तरीके की कहानी चल रही है। यूजुअली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऐसा ट्रेंड चलता है कि जितना आप नीचे जाओगे, जितना जितना साइज बढ़ेगा, हमारी वैल्यू घटती जाएगी, हमारी वैल्यू क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। बट ग्रुप नंबर 16 में तुम्हें ऐसा कुछ दिख रहा है? ऐसा कोई ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है? ना, यहाँ पे ऐसा मुझे कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए बेसिकली हम लोग कोई ऐसा रूल नहीं बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई हम रूल नहीं बनाते हैं। आपको ये बेसिक ये जो ट्रेंड्स होते हैं ये आपको याद करने पड़ते हैं। तो ये ट्रेंड भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का वही रीज़न है कि ऑक्सीजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद इतना लेस कैसे हो सकता है? तो अगेन इसका वही फ्लोरीन वाला रीज़न है, स्मॉलर साइज के स्मॉलर होने की वजह से रिपल्शन होते हैं, रिपल्शन की वजह से उन्हें फेस नहीं कर पाता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारे एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 16 की बात करूँ तो पेपर में आएगा, अरेंज करो, और जो लोगों ने रट्टा मार के रखा है डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होगा, वो लोग मर जाएंगे। ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, सल्फर, उसके बाद सिलीनियम, उसके बाद टेलीरियम, उसके बाद पोलोनियम, और सबसे लीस्ट में ऑक्सीजन। ये ट्रेंड्स ऐसे हैं कि जो आपको याद रखने हैं, मतलब आपको याद रखने ही हैं। अगर आप ऐसा रखोगे कि नहीं इसमें कोई पैटर्न दिखे तो मैं याद रखूँ, पैटर्न नहीं दिखेगा ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। जहाँ दिखता था वहाँ पे आपको बताया जाता था, अभी जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ पे हम क्या बताएंगे? ठीक है, जो नहीं है भैया। खैर, अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में? अब आ जाओ इधर पे, कौन रह गया? ग्रुप नंबर 18 रह गया। चलो ग्रुप नंबर 18 का भी देख लो। कायदे से तो नीचे जाने पे डिक्रीज होना चाहिए, बट देखो अगेन सबसे बड़ा कौन है इसमें? नियॉन। मतलब नियॉन को आपको सबसे हाई पे रखना है। उसके बाद कौन है? अच्छा, ये दोनों तो अप्रॉक्सीमेटली खैर इक्वल ही हैं। ठीक है, तो इनके बारे में तो कुछ कमेंट करना भी गुनाह है। खैर, कौन है ये दोनों महान लोग? एर्गन और क्रिप्टन। इनके देखो साइजेस भी अप्रॉक्सीमेटली क्या थे? हाई थे, है ना? इनके साइजेस भी अप्रॉक्सीमेटली हाई थे। तो एर्गन और क्रिप्टन को मैं अप्रॉक्सीमेटली सेम ले लेती हूँ। उसके बाद इनसे छोटा कौन है? इनसे छोटा है जेनॉन। उससे छोटा कौन है? रेडॉन। और सबसे आखिरी में कौन है आप लोगों का? हीलियम। ये ऑर्डर, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। डन। तो यहाँ पे भी ये कहानी है, इस पर्टिकुलर कहानी को भी तुमको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, याद रखें, जो ग्रुप 18 होता है, ये जो ग्रुप 18 वाले लोग होते हैं, इनकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। वैसे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इनकी कोई इच्छा नहीं होती है। दे हैव ज़ीरो टेंडेंसी, ठीक है, टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इन सभी लोगों की जो वैल्यूज़ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कैसी है? निगेटिव है। अगर किसी भी पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव आती है, अच्छा मैंने उल्टा लिखवा दिया था क्या ऊपर? एक मिनट। हाँ, अगर किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू निगेटिव आती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, और जिनकी पॉजिटिव आती है इसका मतलब वो लेना नहीं चाहता। तो आप ग्रुप नंबर 16 को देखो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो देखो निगेटिव में है, ग्रुप नंबर 17 में निगेटिव में। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 18 के लिए देखो सारी की सारी वैल्यूज़ कैसी हैं? पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि लेना ही नहीं चाहती। हाँ, आप ज़बरदस्ती करोगे तो भैया फिर लेंगी, बट लेना नहीं चाहती, इसलिए इनकी वैल्यूज़ कैसी थी? पॉजिटिव थी। तो ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 18 की ज़ीरो इच्छा होती है, 0% टेंडेंसी होती है किस चीज़ की? टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। सो देयरफॉर इन लोगों की
जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये वैल्यू इन लोगों की कैसी होती है, यहाँ पर पॉजिटिव होती है। ठीक है, बाकी सबकी कैसी होती है, निगेटिव। पेपर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी नोबल गैसेस की, तो ध्यान रखेंगे आपको निगेटिव होगी, सॉरी पॉजिटिव होगी। और अगर इसके अरेंजमेंट की बात करूँ तो हीलियम की सबसे कम होती है और एर्गन की सबसे ज़्यादा होती है, नियॉन की सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद आप लोगों का जो ये एर्गन होता है, ये एर्गन और उसके बाजू वाला कौन, क्रिप्टन, ये दोनों आप अप्रॉक्सीमेटली सेम ले सकते हो। फिर उसके बाद जेनॉन और उसके बाद फिर क्या होता है, रेडॉन। यानी कि इनडायरेक्टली नियॉन से लेकर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाते जाओ। बस जो बेचारा हीलियम है उस हीलियम को एक एक्सेप्शनली तौर पर आप उसको क्या कर दो, आगे फेंक दो। तो इस तरीके से आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। और उसके अलावा आपको एक ऑक्सीजन, सिलीनियम, ये सब का पता होना चाहिए। डन। अच्छा चलो ठीक है। सिमिलरली एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आता है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो क्या है। अभी अभी हमने आज की ही क्लास में आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन किया था। हाँ किया था। जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन किया था तो मैंने क्या कहा था, ग्रुप नंबर जो 15 होता है, ग्रुप नंबर 15 की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 16 बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताया था ऊपर रीज़न, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता क्योंकि वो स्टेबल है। तो सिमिलरली अगर वो देना नहीं चाहता है क्योंकि वो स्टेबल है, तो सिमिलरली उसको लेना भी तो नहीं है क्योंकि वो स्टेबल है, राइट, क्योंकि वो स्टेबल है। डन, वो स्टेबल है, उसको नहीं चाहिए यार इलेक्ट्रॉन, उसको नहीं चाहिए, ठीक है, उसको नहीं चाहिए। वो क्या बोल रहा है कि भैया मुझको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हो, मेरा ऑलरेडी हाफ फील्ड कंप्लीट हो चुका है, क्यों मेरे को ज़बरदस्ती के तुम इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, मुझको नहीं चाहिए तुम्हारे इलेक्ट्रॉन। वो ये बता रहा है। ग्रुप नंबर 15 जो है, वो ग्रुप नंबर 15 क्या बोलता है कि नहीं यार, मेरे पास जो ऑलरेडी है, मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं ऑलरेडी हाफ फील्ड हूँ, ठीक है, बराबर, मैं हाफ फील्ड हूँ। तो ऐसे केस में मुझे अभी अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लूँगा तो मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, मेरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहता है, ठीक है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, इसका मतलब क्या, उसकी एफिनिटी, ठीक है, उसकी एफिनिटी अच्छी नहीं है, वो उसको पसंद नहीं है लेना, है ना, उसको पसंद नहीं है। और अगर तुम उसको ज़बरदस्ती दोगे कि ले भाई तू इलेक्ट्रॉन ले, तू इलेक्ट्रॉन ले, इलेक्ट्रॉन ले, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में अगर आप उनको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे तो वो लोगों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, ख़त्म। तो यही काम था, ठीक है। और बस यही हमारी बातचीत थी कि ग्रुप नंबर 15 की जो एफिनिटी है, ग्रुप नंबर 15 की एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो कैसी रहती है, लेस होती है, वो नहीं चाहते वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना। और ग्रुप नंबर 16 की एफिनिटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। क्यों उन लोगों की एफिनिटी लेस होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऑलरेडी उन लोगों के पास, ठीक है, क्या हो जाता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो पहले से वो लोग क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और क्योंकि वो पहले से स्टेबल होते हैं तो इसीलिए उनकी एफिनिटी कैसी है, कम। ये गिव रीज़न आता है कि आयनाइजेशन एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन एफिनिटी कम है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि निकालने में तकलीफ होगी, और एफिनिटी इसीलिए कम है क्योंकि उनको होना नहीं है, ठीक है, उनको चाहिए ही नहीं है, बराबर। इसीलिए ग्रुप नंबर एलिमेंट्स की जो भी डेल्टा एच ई जी की जो वैल्यू होती है, डेल्टा एच ई जी की जो भी वैल्यू होती है, वो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू ग्रुप नंबर 15 की वो कैसी होती है, कम होती है, और आपके ग्रुप नंबर 16 की ज़्यादा होती है। मतलब निगेटिव वैल्यू किस में आएगी, ये ज़्यादा निगेटिव दिखेगा, ठीक है, ये आपको ज़्यादा निगेटिव दिखेगा और ये आपको कम निगेटिव दिखेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भाषा कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भाषा इस तरीके से चलती है कि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उसकी एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी,
और जो चीज़ जितनी कम एफिनिटी वाली होगी उसकी वैल्यू भी उतनी लेस नेगेटिव होगी। या फिर कई बार बुक्स में आपको ये देखने को मिलता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। रियलिटी में वैल्यू पॉजिटिव नहीं होती, बट बोलने के लिए हो जाता है मोर नेगेटिव वर्सेस लेस नेगेटिव। तो मोर नेगेटिव को नेगेटिव बोलते हैं और लेस नेगेटिव को लोग पॉजिटिव बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार लगे तो इसके चार्ट को भी हम स्टडी कर लेते हैं। पी ब्लॉक वाला चैप्टर किधर है, उसको निकालने दो मुझको। चार्ट रहेगा ना तो कैसा रहता है, बातचीत करने में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसा डिस्कशन किया जा रहा है जिसका कुछ सर पाँव है। अदरवाइज कैसा लगता है कि अरे ऐसा डिस्कशन किया जा रहा है तो अपने मनगढ़ंत बताए जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता होगा रियलिटी में, इसकी वैल्यू कम इसकी वैल्यू ज़्यादा, ऐसा लगता है ना, ऐसी फीलिंग आती है। खैर, तो ग्रुप नंबर 1 ये तो एस ब्लॉक चल रहा है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और पी ब्लॉक भी इसी के बाजू में ही कहीं होगा। निकाल लेते हैं। ग्राफीन आ गया है, हाँ यहीं कहीं होगा। चार्ट नहीं दिया क्या इन लोगों ने? देखो चार्ट तो दिया है, ये ग्रुप नंबर 13, 14, 15, एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का चार्ट है। ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में नहीं दिया है। ग्रुप नंबर 15 के चार्ट में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में दिया ही नहीं है। खैर जाने दो, ठीक है। और नीचे में भी नहीं दिया है, चलो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो हमें पता करना था उतना हमने पता कर लिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं कि टेक्स्ट बुक वाली जो है वो इंसान इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में क्या कह रहा है। तो क्या बताया है मैंने कि ग्रुप नंबर 16 में आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है वो ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो जाती है किससे, सल्फर से। जो कि मैंने बताया है वो याद करो ऑर्डर, तो वो बेटर है। और एक ही रीज़न है साइज़ वाला। ग्रुप नंबर 17 में भी फ्लोरीन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम निगेटिव होती है। याद रखना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो चीज़ जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी वो उतनी अच्छी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मानी जाएगी, उतनी अच्छी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। किसके कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में। अगेन वही रीज़न साइज़ वाला। ग्रुप नंबर 18 में आ जाए तो मैंने जैसे बताया इनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सबकी कैसी होती है, नेगेटिव। इनकी कैसी होती है, इन लोगों की कैसी होती है, नेगेटिव। बाकी इसमें बोला गया है ट्राई दिस करो, टेबल नंबर 7.3 को देखो, और जिस तरीके से मैं ये ट्रेंड्स लिख कर देती हूँ ऐसा ट्रेंड्स वो आपको लिखने को कह रहा है। ठीक है, बस ख़त्म। और तो देखो कुछ खैर है नहीं, बाकी तो हम लोग सारा डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा और तो कुछ बचता नहीं है। बाकी जो डिस्कशन के लिए बचता है, मैंने जैसा कि कहा कि उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप वो 11th क्लास के वीडियोस को देखें। तो वो अगर आपने देख लिए हैं तो मैक्सिमम समस्याएं तो तुम्हारी वहीं सॉल्व हो गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ऑक्सीडेशन स्टेट का पढ़ेंगे और एलोट्रॉपी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कि एलोट्रॉपी किस तरीके से कैसी कैसी शो होती है, क्या वो करते हैं। ठीक है, और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानियाँ। तो इन 2 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद फिर हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन ख़त्म हो जाएगा।